आज हम लोग उसी तैयारी के लिए एक छोटा सा लेकिन धमाकेदार सा चैप्टर लेके आए हैं। क्या नाम है इस चैप्टर का? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। भाई कम से कम इनऑर्गेनिक के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 12 क्वेश्चन तो कर पाए, 12 क्वेश्चन तो कर पाए। सबसे पहले इस चैप्टर में जिसने कहर मचाया वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम और टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो टाइटेनियम के दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मेल्ट करना या वेपर बनाना मुश्किल होगा। स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। एक स्कैंडियम फैमिली में ध्यान देना कि +3 के अलावा कोई स्टेट नहीं मिल रही है, और एक कॉपर फैमिली में ध्यान देना कि +2 के अलावा +1 मिल रहा है बिकॉज ऑफ S1D10। ऐसा हमें क्रोमियम में नहीं मिलता है। क्रोमियम में भी सिमिलर सा कॉन्फ़िगरेशन है बट ऐसा हमें क्रोमियम में नहीं मिलता है। देखो इस बात को हम बिना याद के जज नहीं कर पाएंगे कि D4 से D3 जाना भी हाफ फिल्ड जाना है और D6 से D5 जाना भी हाफ फिल्ड जाना है। तो किसमें ज्यादा उत्सुकता होगी, कौन ज्यादा बेटर होगा, ये बात हम डायरेक्टली थ्योरी से तो नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। कौन सा आयन कलर देगा? कलर के क्वेश्चन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कैसे? लैंथनम पहला एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लुटेशियम F14 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सब के सब ये D0, ये फुलफिल्ड F14, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन। अकेला ये है जो D1 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर दिखाएगा। MnO4 या KMnO4 या K2Cr27 के हो सकता है हमें क्वेश्चन में हमेशा ना दिया जाए, तो इनके लिए तो याद रखना है कि ये खुद किस में बदलते हैं और ये साथ वाले को कैसे बदलते हैं वो समझा। जैसे कार्बन देखो पॉजिटिव में तो मैक्सिमम मिलेगी, रिएक्शन ना भी दियो तो भी पता होना चाहिए कि साथ वाले को कैसे बदलते हैं। तो हमें वो ऑप्शन चाहिए जहां पे m × v मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 5। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं तैयारी बढ़िया से चल रही होगी और आज हम लोग उसी तैयारी के लिए एक छोटा सा लेकिन धमाकेदार सा चैप्टर लेके आए हैं। क्या नाम है इस चैप्टर का? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक में तहलका मचाने वाला छोटे पैकेट में बड़ा धमाका चैप्टर। तो देखो इनऑर्गेनिक कहा जाता है कि भाई एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। हर चैप्टर को एक अच्छे से देखना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर तुमने एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक की लाइन बाय लाइन पढ़ के याद किया हुआ है तो इनऑर्गेनिक का नीट में कोई भी सवाल कभी ना गलत होगा ना छूटेगा। लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ा है, जैसा बहुतों के साथ होता है कि हम साल भर समझाते रहते हैं लेकिन बच्चा जब तक अंतिम समय नहीं आता है गलती से अपनी सीखता नहीं है, तो अगर तुमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी है तो इस चैप्टर में अब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ डेटा बेस्ड है, हर जगह डेटा लिखा हुआ है। ये E0 वैल्यू ऐसी क्यों है, ये आयोनाइजेशन ज्यादा क्यों है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है। तो हर चीज को डेटा से एक्सप्लेन किया गया है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा ही देखा जाएगा। तो अगर तुमने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी इस चैप्टर को तो बहुत ही क्रिस्प रिवीजन या ये कह लो वन शॉट मैराथन होने वाली इस चैप्टर की, जिसमें उतना ही पढ़ा जाएगा जितना नीट में आता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और अगर देखें तो हाँ इसमें क्वेश्चन आते हैं मेमोरी बेस्ड, इसमें क्वेश्चन आते हैं डेटा बेस्ड, लेकिन हम लॉजिक लगा के 100% तो नहीं बट 95% उससे ऊपर के क्वेश्चन लॉजिक लगा के क्वेश्चन ऑप्शन को देख के कोई ना कोई तालमेल बैठा के सॉल्व कर सकते होंगे। तो उस बात को समझेंगे कि इनऑर्गेनिक में बिना एनसीईआरटी पढ़े भी कैसे हम नंबर ला सकते हैं। कि भाई कम से कम इनऑर्गेनिक के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 12 क्वेश्चन तो कर पाए, 12 क्वेश्चन तो कर पाए। सबसे पहले इस चैप्टर में जिसने कहर मचाया वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुमने देखा होगा गैडोलिनियम का तो बहुत बार पूछा जाता है। यहां भी अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 n-1 d10। डी में 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट? 1 से लेके 10 तक। डी ब्लॉक का ग्रुप स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से और जाता है ग्रुप नंबर 12 तक। तो डी ब्लॉक में हमारे पास टोटल 10 ग्रुप हैं जिनमें D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चलते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ऐसे चल के करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने ग्रुप नंबर 6 में, ग्रुप नंबर 6 में जहां पे आता है क्रोमियम और ग्रुप नंबर 9 में जहां पे आता है अपना क्या, कॉपर। तो क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4s2 3d4 बट यहां पे हो जाता है 4s1 3d5।
कॉपर में होना चाहिए था 4s2 3d10, यहां पे हो जाता है 4s1 3d10। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुम बोलोगे सर ऐसा तो हमने सुना था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से बाहु रूल का वायलेशन दिखता है। बट बहुत सारी जगह तुम इस बात से एक्सप्लेन शायद ना कर पाओ, तो सिंपल सा रीजन है कि जैसा भी हो रहा है वैसे वो ज्यादा अच्छा है। सिंपल सा रीजन है कि उसकी स्टेबिलिटी उस फॉर्म में ज्यादा मिल रही है। कौन कौन से हमें एलिमेंट्स पे ध्यान रखना है? देखो, अगर मैं ऐसे बताऊं तो एक्सेप्शन का मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन s से कम d में ज्यादा। पहली लाइन में क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन है, क्रोमियम कॉपर में। अगली लाइन में, सॉरी कॉपर ग्रुप नंबर 9 में नहीं आता है, कॉपर आता है ग्रुप नंबर 11 में, जस्ट पहले तो आता है जिंक से। ओके, सो ग्रुप नंबर 11 और ग्रुप नंबर 6, ठीक है। तो पहली लाइन में क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन है, दूसरी लाइन में नियोबियम से लेके सिर्फ मैग्नीज के नीचे वाले को छोड़ के यहां तक, कॉपर के नीचे सिल्वर तक एक्सेप्शन है, और अगली आखिरी लाइन में सिर्फ प्लैटिनम और सिल्वर में एक्सेप्शन है। तो कॉपर के बगल में आता है निकिल, और निकिल के नीचे आता है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, बहुत बढ़िया पिटोगे। तो पैलेडियम में याद रख सकते हो बच्चों, पैलेडियम में डबल एक्सेप्शन है। डबल का मतलब क्या हुआ? s से 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे और d में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। प्लैटिनम में नॉर्मल एक्सेप्शन अपना जो चलता है, 6s1 4d9, यहां पे 6s2 4d क्यों आएगा, 5d आ जाएगा, n-1d, 5d9 6s2 5d 6s1 5d10, और यहां पे तो हमें s2d10 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे कुछ कॉमन एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान रखने, कहां कहां पे एक्सेप्शन मिलता है। एंड क्या ध्यान रखना है कि अगर डी सबशेल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन है, आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उन्हीं एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जितनी भी ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी है दैट आर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट आर बिकॉज, चाहे हम कैटालिटिक एक्टिविटी बोल लें, चाहे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, चाहे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोल लें, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी, सारी की सारी ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब कोई सबशेल पार्शियली फिल्ड हो। कंप्लीटली फिल्ड में तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। तो यूजुअली बच्चों हम लोग पढ़ते समय बोल देते हैं कि जिंक फैमिली भी ट्रांजिशन मेटल्स है, बट एक्चुअली में जिंक फैमिली आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। यहां पे हम ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 11 ऑफ द डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन मेटल कंसीडर करते हैं। दूसरी बात समझो, दूसरी बात पे ध्यान दो, जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बनाने का मतलब कि यहां पे मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल और आजाद हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इवन एस ब्लॉक में भी और डी ब्लॉक में भी, दोनों में डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। और इसीलिए तुम देखोगे ज्यादातर प्रॉपर्टी में, क्योंकि D1 से D5 याद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का डायरेक्ट तरीका, अगर D में पहली किसी भी सबशेल में हाफ फिल तक जाओगे तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने अनपेयर्ड। D1 में एक अनपेयर्ड, D2 में 2 अनपेयर्ड, ये मेरे साथ साथ अभी समझ लो क्योंकि दोबारा मैं कभी इस डायग्राम को नहीं दिखाऊंगा। D1 में एक अनपेयर्ड, D2 में 2 अनपेयर्ड, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5। 5 के बाद D सबशेल हाफ फिल्ड हो गई, 5 के बाद D सबशेल हाफ फिल्ड हो गई। अब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो D6 ने जो 5 अनपेयर थे एक कम कर दिया, 4 बचे। तो 6 के लिए 10 - 6, यानी हाफ फिल्ड के आगे जा रहे हो तो कैपेसिटी जितनी भी उससे माइनस कर दो। अगर D7 की बात करें तो 10 - 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D8 की बात करो तो 10 - 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
D9 की बात करूं 10-9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D10 की बात करूं तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादातर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा। तो यहां से लेके मिड पॉइंट मैग्नीज तक मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है। दूसरी बात, ये बात डी ब्लॉक में, ये बात बच्चों डी ब्लॉक में एस ब्लॉक के अपोजिट है। एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पे, एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता था, और साइज बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, बिकॉज वहां पे साइज बढ़ेगा तो उतना प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। डी ब्लॉक में नीचे जाने पे मेटालिक साइज जब बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के मेटल से थोड़ी सी अलग हो जाती है। वहां पे नीचे जाने पे हार्डनेस कम होगी, यहां पे नीचे जाने पे हार्डनेस बढ़ेगी। वहां पे नीचे जाने पे हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी पे अलग फलसफा पता है, यहां पे थोड़ा अलग पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं। रीजन की यहां पे साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और इस वजह से हमें थोड़े बहुत अंतर दिखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा काम की प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्यादातर चीजों में तुम देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि मैं जनरल प्रॉपर्टी में बात करूं तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अबाउट द एटॉमिक साइज, अबाउट एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है भैया, कि पहले घटत है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर बढ़ने लगता है। रीजन कि आगे जाने पे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच के साइज को घटावे चाहता, ठीक है, साइज को क्या चाहता है, घटाना चाहता है। लेकिन पांचवें के बाद D5 के बाद पेयरिंग शुरू होने से, पेयरिंग शुरू होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो आने लगेगा। D5 के बाद पेयरिंग शुरू होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी आएगा, वो साइज को घटावे चाहे, वो साइज को बढ़ावे चाहे, काहे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपेल करें तो दूर जाना चाहेंगे। तो किसी भी डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज में हमें साइज का, बच्चों ये पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई बात है, साइज का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। जैसे मान लो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम जिंक। अब यहां पे या तो डेटा याद रखो कि सबका साइज क्या होता है, लेकिन डेटा से बेटर है कि तुम पहले 2 3 4 देख लो कि पहले 4 में घटेगा, आखिरी 4 5 में बढ़ेगा, उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन से तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा। अब डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो 4D का कुछ ग्राफ ऐसे आता है, 4D का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और जो 5D वाली सीरीज है उसका ग्राफ 4D के बहुत पास आता है। क्यों आता है ये बहुत पास, क्योंकि लैंथनम आने की वजह से यहां पे आ जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब तक हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं बच्चों, अपने सामने डी ब्लॉक की एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल को ओपन करके रखो ताकि तुम देख सको डी की पहली लाइन स्कैंडियम वाली लाइन, दूसरी लाइन यट्रियम वाली लाइन, तीसरी लाइन लैंथनम वाली लाइन, लैंथनम के बाद एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो एफ ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज में साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसको अपने दिमाग में बसा के रखें, ठीक है। दूसरी बात, चाहे वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती, किस पे, मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ। तो अभी मैंने तुम्हें समझाया कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर घटेंगे तो घटेगी। तो यहां भी वही हो रहा है। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम और टाइटेनियम, टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो टाइटेनियम के 2 एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मेल्ट करना या वेपर बनाना मुश्किल होगा। स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो ज्यादातर हमें ये दिखता है कि सीरीज में, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में अलोंग द पीरियड जाने पे पहले प्रॉपर्टी बढ़ती है, बाद में प्रॉपर्टी घटती है। ऐसे ही हमें 4D में दिखेगा, क्योंकि नीचे जाने पे मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा तो ये और ऊपर बढ़ जाएगा ग्राफ, और ऐसे ही हमें
5D में दिखेगा, हमेशा 4D और 5D में अंतर ज्यादा नहीं होगा। 4D और 5D की प्रॉपर्टीज में ज्यादा अंतर नहीं होगा, सिमिलैरिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइज, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज। अब यहां पे एक मिड पॉइंट एनॉमलिटी आती है कि मैग्नीज जो हाफ फिल्ड है उसका यूजुअली कम हो जाता है, ऐसे टेक्नीशियम का कम हो जाता है, ऐसे रीनियम का कम हो जाता है। तो ये इसे बोलते हैं मिड पॉइंट एनॉमलिटी, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहेगा, वो एटम अलग ही रहना चाहेगा। तो इसलिए 3D सीरीज में मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होगा। जो भी एनॉमलिटीज है ना उसी पे तुम्हें आंसर मिलेंगे, जो भी एनॉमलिटीज है उसी पे आंसर मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये बात हो गया मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का ट्रेंड। अगली बात पे आते हैं। सॉरी, तुमसे बच्चों बहुत जगह आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा जाएगा, और नीट की तो बात मान लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो डी ब्लॉक के लिए वो थोड़ा सा इररेगुलर है। थोड़ा सा कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी, हद से ज्यादा इररेगुलर है, मतलब हद से ज्यादा इररेगुलर है। कहीं भी कुछ भी चेंज होता है तो या तो तुम याद रखो, देखो याद रखने वाली बात तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अब याद रखने का समय है नहीं, तो या तो तुम याद रखो, वरना ये समझो कि NS और N-1D, क्योंकि ये आउटर शेल है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा आसान होगा एज कंपेयर टू इनर शेल। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो यहां से एक तो निकालना आसान होगा, दूसरा ये ध्यान रखना कहीं भी अगर हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन में, वो ऑर्डर में सबसे आगे ही दिखा होगा तुम्हें। तो हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन को देख के ही आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। आज तक जितना है उनमें तो हमेशा कंपेयर होता है। अब अगर किसी ने नीट के पेपर बनाने वाले को ये ट्रिक बता दी हो तो भाई फिर मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन आज तक जितने पेपर है सब में ऐसा हो सकता है कि जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करनी है, तो मान लो सेकंड कंपेयर करनी है, तो सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो सबके ऊपर प्लस 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 लगा दो, सबसे एक 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 एक, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब जो भी हाफ फिल्ड है उसको सबसे आगे ढूंढ लो, जो भी हाफ फिल्ड है उस कॉन्फ़िगरेशन को सबसे आगे ढूंढ लो। अगर हाफ फिल्ड से ना डिसाइड कर पाओ तो जिसमें एस से निकल रहा है वो आसान होगा, पीछे वाली अंदर वाली शेल के डी से निकल रहा है वो मुश्किल होगा। तो इन दो बातों से तुम आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन कर पाओगे। चौथी बात, थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेशन याद करो तो D3, D5 and D10, these are highly stable configuration, especially in water, especially in water। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो D5 D10 का तो मुझे लगता है तुम्हें पता है, D5 और D10 का तो पता है ना, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। D3 में क्या होता है, पानी के अंदर वीक फील्ड लाइगेंड है, तो T2G और EG, तो D3 को अगर वीक फील्ड में भरते हो या D3 को स्ट्रॉन्ग फील्ड किसी में भरते हो तो ये T2G हाफ फील्ड कर लेता है, ये T2G हाफ फील्ड करता है और इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। सो D3 कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो हाईली स्टेबल एंड D5 तो हम सबको पता है हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, D10 भी स्टेबल है। तो कभी कभी हम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पे बेस आंसर ऐसे करेंगे कि D6 वाला हमेशा D5 में जाना चाहेगा, D6 वाला हमेशा D5 में जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा यानी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। D4 वाला D3 में जाना चाहेगा, दो फायदे हैं, एक तो मेटल की तरह लॉस कर पा रहा है, मेटल गेन को तो करना नहीं चाहेगा, प्लस स्टेबल हो रहा है। तो D4 वाला D5 की बजाय D3 में जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे आगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टी में अगर मैं अगली बात करूं बच्चों, तो अगला आता है ये कि NS, उसके अंदर N-2F, देखो किसी भी पीरियड में हम यही भरते हैं ना, N-1D, फिर आता है NP। तो ये सबके सब देखो
मान लो छठी शेल की बात कर लो, छठी का एस और छठी का पी, छठी का एस और छठी का पी, एक ही शेल की दो सब शेल के बीच में ये सब आ गए, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है। इन सब में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है। इस गैप के ज्यादा ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर जंप कर सकता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबल। तो एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन का रीजन है इनमें एनर्जी गैप कम होना, कई बार पूछी जा चुकी है बात, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, वेरिएशन है जिसकी वजह से हमें मिलती है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का भी रीजन है ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन है, तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल बना के अलग अलग तरह से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, तो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी मिलती है? ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिल जाती है, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पॉइंट समथिंग आता है, यूजुअली 8-9 रहता है, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन है ऑक्सीडेशन नंबर में, कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन भी बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी बना लेते हैं। कलर भी शो करते हैं, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक कलर्ड है, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक क्या है? कलर्ड है। ये सारी बातें यूज होती है एग्जाम में, बस यही पेज तुम्हारे काम का, यही पेज है, इसी पेज में सारी जनरल बातें खत्म करेंगे। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में 5-6 पेज में, उसको हम एक ही पेज में खत्म करेंगे। इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे? MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन, Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन, CrO4 2 माइनस क्रोमेट आयन, ये सब खाली डी वाले हैं, सब में डी खाली हो चुका है, और डी खाली मतलब डायामैग्नेटिक। तो ये सब के सब डायामैग्नेटिक के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कलर है। तो कलर वाले क्वेश्चन तुम्हें बच्चों बहुत दिखेंगे। सीधा सा फंडा है, अगर पूछा गया इनमें से कौन सा कलर है, कौन सा कलर्ड नहीं है, तो पैरामैग्नेटिक वाले जो भी दिखे कलर्ड, डायामैग्नेटिक वाले जो भी दिखे कलरलेस। क्योंकि डायामैग्नेटिक में 3 बहुत कॉमन है, ये तुम्हें बार बार आते रहेंगे। जैसे इसका कलर पर्पल, तो बस एक बार याद दिलाने के लिए लिख दिया है, वरना ध्यान रखेंगे कि डायामैग्नेटिक यूजुअली कलरलेस होते हैं और पैरामैग्नेटिक्स आर यूजुअली कलर्ड। पैरामैग्नेटिक्स आर यूजुअली कलर्ड, पैरामैग्नेटिज्म में हमें कलर मिलता है। क्लियर बात? तो कलर पे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से सॉल्व होंगे। कलर आता क्यों है? पैरामैग्नेटिक में कलर आता है बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में या Eg से इलेक्ट्रॉन T2G में जब मूव करता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब कुछ जगह खाली हो, यानी ये तभी पॉसिबल है जब डी ब्लॉक पार्शियली फिल्ड हो, डी सबशेल पार्शियली फिल्ड हो। डायामैग्नेटिक में कलर क्यों आ रहा है? इसमें आता है बिकॉज ऑफ लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये नहीं पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है मेनली, बट इसमें कलर आता है बिकॉज ऑफ लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लाइगेंड यानी जो बाहर वाला एटम है उससे मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन टाइप का सोच सकते हो, उसकी वजह से कलर आता है। 9th बात जो हमें समझनी है, डी ब्लॉक वाले एलॉय बनाते हैं। जितने एलॉय एनसीईआरटी में हैं वो याद कर लो, बस सिर्फ एनसीईआरटी में जितने एलॉय हैं वो याद कर लो। एलॉय क्यों बनते हैं? एलॉय बनते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइज, एलॉय बनते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी 4 बातें हैं। नॉर्मल से ज्यादा हार्ड होते हैं, बेसिकली नॉन मेटल इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाकर घुस जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टिविटी रहती है
मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, कंडक्टिविटी अभी भी है और केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात हो गई डी ब्लॉक में जो भी जनरल बातें पे क्वेश्चन आते हैं कि जनरल बात पे आयोनाइजेशन का क्वेश्चन कैसे करोगे, जनरल में अगर साइज का है, एटॉम मेल्टिंग पॉइंट का है, ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन का है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये सारा एक पेज में हमने पूरा यूज नहीं किया, बहुत रैंडमली इधर उधर जहां जगह मिली छाप दिया है। इतनी बात समझनी और इनमें से कोई भी बात अगर मैं देखूं तो इन 4 पॉइंट के अलावा कुछ रटने वाला तो नहीं है। देखो है क्या रटने वाला, सोचने समझने वाला है। अब अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनमें तुम्हें बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे। जैसे देखो सब में एस में 2 है तो एस में 2 तो सब दिखाते हैं, पहले वाले को छोड़ के +3, बाकी सब में +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, तो सब में हमें +2 की ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है। ठीक है बात। इसके बाद समझो डी में जितने भी अनपेयर्ड हैं उनको एक एक करके बुला सकता है, क्योंकि एस और डी के इलेक्ट्रॉन में एनर्जी अंतर ज्यादा नहीं है। एनर्जी अंतर अगर ज्यादा नहीं है इसका मतलब डी का इलेक्ट्रॉन एस में और एस का इलेक्ट्रॉन डी में आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अदला बदली होती है ये हो सकती है, समझ में आई बात। ये वाली अदला बदली, एस का इलेक्ट्रॉन डी में, डी का इलेक्ट्रॉन एस में, ये आना जाना चलता रहेगा यहां पे। तो देखो डी में 2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो +2 के बाद ये जाएगा +4 तक। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +2 से जाएगा +5 तक। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 5 मतलब ये 5 देखो एस का एक मिला के है, इसके बाद एस में एक ही है ना, लेकिन तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये 6 तक जाएगा। 5 मिला लो एस के साथ तो 7 तक जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हमें किसमें दिखता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हमें भैया दिखता है मैग्नीज में, फॉलोड बाय क्रोमियम में। अब 6 में 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कायदे से आयरन फैमिली की रेंज +6 तक होती है और बिल्कुल होती है। कहीं कहीं पे आयरन +6 का देखा जा चुका है। D7 में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से 5, तो समझ रहे हो कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी और फिर घटी, पहले बढ़ी और फिर घटी। वो अलग बात है, कोबाल्ट में तुम्हें ज्यादातर +3 दिखेगा, बट कोबाल्ट वाला कहां तक जा सकती है फैमिली, 5 तक। निकेल वाली फैमिली 4 तक। कॉपर वाली फैमिली में 2 ही मिलती है +1, और जिंक वाली फैमिली में 1 ही मिलती है +2, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो देखो अलग कहां मिल रहा है, एक स्कैंडियम फैमिली में ध्यान देना कि +3 के अलावा कोई स्टेट नहीं मिल रही है, और एक कॉपर फैमिली में ध्यान देना कि +2 के अलावा +1 मिल रहा है बिकॉज ऑफ S1D10। ऐसा हमें क्रोमियम में नहीं मिलता है। क्रोमियम में भी सिमिलर सा कॉन्फ़िगरेशन है, बट ऐसा हमें क्रोमियम में नहीं मिलता है, कॉपर फैमिली में मिल जाता है। जैसे सिल्वर भी +1 दिखाता है, गोल्ड भी +1 दिखाता है, तो कॉपर फैमिली जो क्वाइनेज मेटल है उनमें सारे के सारे एलिमेंट +1 दिखाते भी, और +1 स्टेट ठीक ठाक सी स्टेबल भी है, ठीक ठाक सी स्टेबल भी है। ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग 2-4 बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप में नीचे जाने पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाने पे बच्चों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब किसी भी फैमिली में नीचे वाले एलिमेंट हायर स्टेट ज्यादा इजीली दिखा पाएंगे, ऊपर वाले एलिमेंट कम दिखा पाएंगे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि वो पीछे आना चाहेगी, रिड्यूस होना चाहेगी, तो उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहां पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर में, ये सब पी ब्लॉक से अलग बातें हैं, ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है।
एज कंपेयर टू फ्लोराइड, जबकि वहां पे उल्टा था। तो यहां पे ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फ्लोराइड। कहने का सिंपल सा मतलब, जैसे इसके लिए जो क्वेश्चन आता है वही बताता हूं। क्रोमियम +6, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6। तो इधर जाने पे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो +6 की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। यानी क्रोमियम का +6 उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल टंगस्टन का +6 है। तो क्रोमियम का +6 ज्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा, क्रोमियम का +6 ज्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा। तो क्रोमियम के +6 में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है एज कंपेयर टू मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो इस टाइप की तुम्हें बातें दिखेंगी। यहीं से ऑक्साइड भी समझ सकते हो कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे। अगर देखें तो Mn के लिए +2, Mn जो +2 है वो हमारा D5 कॉन्फ़िगरेशन में है। और क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देख लो। क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहां से, 2 यहां से, 3 बचेंगे। दोनों के दोनों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, दोनों के दोनों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है। तो क्रोमियम की ये सारी स्टेट ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैग्नीज की ये सारी स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीज की कोई भी स्टेट हो वो हमेशा बदलेगी +2 में फाइनली। क्रोमियम की कोई भी हायर स्टेट हो वो हमेशा बदलेगी +3 में। +6 वाले ज्यादातर क्रोमियम के ऑरेंज होते हैं, डायामैग्नेटिक है बट ऑरेंज है। एसिडिक कैरेक्टर आई थिंक हमने ये पीरियोडिक टेबल में अच्छे से समझा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्रोमियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बेसिक भी बनाता है, एसिडिक भी बनाता है। हायर स्टेट वाले +6 +7 वाले ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और लोअर स्टेट वाले ऑक्साइड बेसिक होते हैं। लोअर स्टेट वाले ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मिड वाले एम्फोटेरिक या इंटरमीडिएट टाइप के होते हैं, एम्फोटेरिक। तो ये बातें हमें बेसिक समझनी है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ये दो बहुत काम की बातें हैं। अब बच्चों थोड़ी सी बात करेंगे इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड KMnO4 K2Cr2 देखो बनाने के अगर मेथड की बात करें तो वो भी हम समझ सकते हैं बट उतना जरूरी नहीं, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। FeCr3O4 होता है जहां पे Fe+2, इसको पहले जलाते हैं, भूनते हैं, CO2 के साथ मिलाते हैं, फाइनली हमें मिलता है K2Cr2O7। इसी तरह इसको बोलते हैं क्रोमाइटोल। तो K2Cr2O7 बनता है मेनली क्रोमाइटोल से। MnO2 which is pyrolusite ore of manganese, इसको भी अलग अलग तरीके से फाइनली डिस्प्रपोर्शनेशन करके हम पहुंचते हैं पर्पल कलर के KMnO4 पे, पर्पल कलर के KMnO4 पे। अब देखो क्या क्या बातें यहां पे हमें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जो येलो कलर का क्रोमेट आयन है इसको तुम बैलेंस करके देख सकते हो। एसिडिक मीडियम में डाइमर के फॉर्म में रहता है और बेसिक मीडियम में मोनोमर के फॉर्म में रहता है। तो यहां पे पहले जब हम जलाते हैं तो पहले हमें क्रोमेट सॉल्ट मिलता है, देन उसको हम मीडियम को एसिडिफाई करके डाइक्रोमेट में बदलते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि Na2Cr2O7 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है और वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होने की वजह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में प्रेफर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे तुम इसको चम्मच में भरोगे ये पानी एब्जॉर्ब करके भारी हो जाएगा। अब तुमने डब्बे से निकाला 2 ग्राम, मशीन बता रही है 5 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसने आसपास से पानी ले लिया। तो ये जहां मौका मिलता है पानी को सोख लेता है और इस वजह से हम इसका सही मास मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई K2Cr2O7 जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, वो ज्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि एटलीस्ट तुम उसका मास निकाल तो पाओगे ना। सही तरह घोलने के लिए चलो मेहनत कर लेंगे, गलत तो नहीं आएगा, गलत तो नहीं आएगा। क्लियर? अगली बात, ये सब के सब टेट्राहेड्रल है,
सबके स्ट्रक्चर में p पाई d पाई बॉन्ड है, तो सबके स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना बहुत कंपलसरी है। तो क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैंगनेट, मैंगनेट यानी मैग्नीज विद +6, मैग्नीज इन +6, एंड परमैंगनेट, परमैंगनेट यानी मैग्नीज विद +7। तो +7 में 7 बॉन्ड बनाए हैं। पर्पल कलर का, दिस इज कॉल्ड एज परमैंगनेट एंड दिस इज कॉल्ड एज मैंगनेट। तो ये 2-4 बातें हैं जो इनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बातों में जुड़ी हुई हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। देखो बातें बहुत सारी, मैं फिर से कह रहा हूं, डी ब्लॉक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उतनी ही बातों पे फोकस करके चलेंगे जितना नीट में आने की संभावना है। अगली बात करें तो इनकी जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो एसिडिक मीडियम में ये हमेशा बदलेगा क्रोमियम +3 विच इज ऑफ ग्रीन कलर, तो ये बस ध्यान रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करना। और KMnO4 एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम देख के काम करता है, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, इन अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से काम करेगा। देखो फाइनली समझो, यहां पे ये भी हमने पीछे देख लिया था कि भाई क्यों +3 में जा रहा है, क्योंकि +3 वाला T2G3 D3 कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है। वैसे H+ मीडियम में जाता है +2 में विच इज कलरलेस, रंग उड़ गए हो। न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम में जाता है MnO2 विच इज ऑफ ब्लैक कलर, बट MnO2 इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ज्यादा इसे छूट दोगे तो ये फाइनली Mn+2 में जाएगा। Mn की +2 से आगे की जितनी भी स्टेट है सब ऑक्सीडाइजिंग है। क्रोमियम की +3 के आगे की जितनी भी स्टेट है ऑक्सीडाइजिंग है। स्ट्रांगली बेसिक में जाता है MnO4 परमैंगनेट आयन में, मैंगनेट आयन में। अगर n फैक्टर निकालना है, एटॉमिसिटी 2 एटम, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 3 का, n फैक्टर आ गया 6। यहां पे n फैक्टर निकालें तो 5, सीधे n फैक्टर पे सवाल आता है 3, और यहां पे n फैक्टर निकालें 1। कैसे पता? वही एटॉमिसिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वही फॉर्मूला जो हम बहुत सदियों से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, n फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान से सुनो, जब भी इनके क्वेश्चन आए, ज्यादातर क्वेश्चन में तुम देखोगे कि जो भी एलिमेंट है वो अपनी हायर स्टेट में जा रहा है। मतलब हिंट देता हूं, जो पॉजिटिव स्टेट वाले जितने भी हैं उनको मैक्सिमम में भेज दो, नेगेटिव वाले जितने भी उनको 0 में भेज दो। I- को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? I2 में। सब में ऐसा नहीं होता लेकिन यहां काम आ जाता है। I- को I2 में, H2S को सल्फर में, मिल्की सोल्यूशन। ठीक है, Cl- को Cl2 में। तो किसको कहां ऑक्सीडाइज करेगा? नेगेटिव है तो 0 में कर देगा, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम में। NO2 माइनस +3 +5 में ले जाएगा NO3 माइनस में। तो इस तरह से याद रखना है। और I- को KMnO4 न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में अलग तरह से ऑक्सीडाइज करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। IO3 माइनस में, माइनस को भी मैक्सिमम में ले जाता है, माइनस को भी मैक्सिमम +5 में ले जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि I- को आयोडेट आयन में बदल देता है, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, बाकी नॉर्मल। I- को I2 में, I- को I2 में एसिडिक मीडियम, NO2 माइनस को NO3 माइनस में, Fe+2 को Fe+3 में। जो भी एलिमेंट है उसको उसकी पॉजिटिव स्टेट से मैक्सिमम, नेगेटिव स्टेट से 0 में ले जाओ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यानी n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंस को बराबर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। और एक और कम काम की बात जो यहीं पर लिख लेते हैं कि KMnO4
या K2Cr2O7 के साथ अगर टाइट्रेशन कर रहे हो तो टाइट्रेशन में एसिड के लिए HCl या HNO3 का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि HNO3 सिर्फ एसिड नहीं है, खुद ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है और HCl खुद रिड्यूसिंग नेचर का है। कोई भी एसिड अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग होगा तो वो रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा। तो इनकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये उसी से रिएक्ट करना चाहेंगे जो हमारा सेकेंड रिएजेंट लिया जाएगा। तो यहां पे हम मीडियम के लिए मीडियम को एसिडिक बनाने में कुछ ऐसा एसिड मिलाना चाहेंगे जो इनसे रिएक्शन करके इनके अमाउंट को कम ज्यादा ना करे, इनसे रिएक्शन करके इनके अमाउंट को कम ज्यादा ना करे। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एसिड्स का यहां पे उपयोग करना वर्जित होता है। इनके वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में गड़बड़ आ जाती है, गलत वैल्यू आ जाती है, तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है H2SO4। कौन प्रेफर किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों बात करते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की। देखो लैंथेनॉइड में क्या क्या बातें, सबसे पहले तो कहां से कहां होते हैं? 58 से 71। लैंथेनम इज नॉट F block element, lanthanum is D block element. Lanthanum is D block element. फिर अगर बात करें तो इनके कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे याद रखोगे, इनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखोगे वो देखो। लैंथेनम से शुरू कर लो, F57, 58, 59, 60, 61 प्रोमेथियम, 62, 61 काम का है, 63, 64 काम का है गैडोलिनियम, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करो। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15। अब तुम कहोगे अयो बाबा सर ये F15 तो होता ही नहीं है। देखते हैं F15 नहीं होता है, होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2, N-1D या पहले N-2F, 1 से लेके 14 तक, N-1D, कभी कभी FD में 1 आ जाता है। सबसे पहले इसको अलग कर लो, लैंथेनम को। लैंथेनम विच इज आर D ब्लॉक, तो D ब्लॉक वाले में तो F में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो लैंथेनम का हो जाएगा 6s2 5d1। तो ये मैंने इसलिए ऐसे लिखवाया तुम्हें लैंथेनम से शुरू करके अंत लुटेशियम तक, ताकि तुम्हें ध्यान रह सके बच्चों कि कहां कहां पे डी में 1 आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मिड पॉइंट, लास्ट पॉइंट। पहला मिड और लास्ट, पहला मिड और लास्ट का मतलब जहां जहां है वहां पे एफ में एक कम कर दो। तो सिर्फ पहला मिड और लास्ट है जहां पे डी में एक आता है, तो 4f1 5d1। इसको सोच सकते हो हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड की वजह से 6s2 4f7 5d1। तो पहला मिड और आखिरी पॉइंट है जहां पे डी में एक है तो एफ में कम है। ये तो समझ में आता ही होगा, एफ में 15 तो हो ही नहीं सकते। 6s2 4f14 5d1। तो कहां कहां पे तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, बहुत ज्यादा जरूरी है, गैडोलिनियम, लुटेशियम और सीरियम। गैडोलिनियम, लुटेशियम और सीरियम। एफ ब्लॉक में अकेला, लैंथेनॉइड्स में अकेला प्रोमेथियम है जो रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। लैंथेनॉइड में अकेला प्रोमेथियम है जो रेडियो एक्टिव है। लैंथेनॉइड में कॉमन स्टेट +3 होती है, +2 वाले रिड्यूसिंग नेचर के हो जाते हैं, कहीं कहीं पे मिलता है। +4 वाला ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाता है, लेकिन सबसे कॉमन स्टेट कौन सी है? +3।
लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्टिनॉइड में ज्यादा डिफरेंस, यानी एक्टिनॉइड में हमें वेरिएशन ज्यादा मिलता है। कहां कहां +2 मिलेगा, देखो कहां कहां +4 मिलेगा। सीरियम में 2 2 4, चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, नोबल कॉन्फिगरेशन। लेकिन फिर भी सीरियम के लिए स्टेबल कौन सा है, +3। इसीलिए सीरिक अमोनियम नाइट्रेट नाम का एक टेस्ट होता है, उसमें सीरियम +4 होता है। वो एज अ कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीरियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा +4 में। और देखो गैडोलिनियम से जस्ट पहले आता है टर्बियम, और लुटेशियम से पहले आता है यूरोपियम। अब यहां पे 6s2 और 6s2 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो ऐसे एलिमेंट जैसे यूरोपियम हो गया, टर्बियम हो गए, ये सब भी बच्चों, ये सब भी +2 की स्टेट दिखाते हैं, बट अगेन इनके लिए +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, एंड दैट मींस ये +2 से +3 में ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे, दैट मींस ई बनेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम्हें ध्यान रखना है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में बहुत ज्यादा बातें नहीं पूछी जाती। 80% चांस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन, बाकी ये जनरल बातें जैसे क्या खास है, लैंथेनॉइड्स प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, बाकी नॉन रेडियो एक्टिव है। गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन स्टेट +3 की। ऐसी बात करें एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड और वी कैन से मोर कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। 92 यूरेनियम के बाद वाले सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं, यानी कि मैन मेड, और इन्हीं को कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, इनकी कोई भी प्रॉपर्टी समझनी हो, चाहे लैंथेनॉइड की चाहे एक्टिनॉइड की, इनको एल्यूमिनियम मान के समझ सकते हो, तो ये सारी हाइलाइट्स हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब फटाफट क्वेश्चन करके देखते हैं, और देखते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीट 2013 का क्वेश्चन कहता है स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिल्कुल है। जिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम अगर नॉर्मल स्टेट देखो तो इसमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, स्कैंडियम एंड जिंक कलरलेस होते हैं, व्हाइट कंपाउंड। स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, बट इन जिंक दीज आर फिल्ड। यस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए, या इसी को कहने का दूसरा नाम है कि डी सबशेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होनी चाहिए। ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Transition properties are because of unpaired electron. Let's move to the next question. Which of the following ion has electronic configuration this? अब इसे बच्चों कैसे करोगे? देखो तुम कॉन्फ़िगरेशन करके कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना। सबके सब +3 वाले हैं, ठीक है। +3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 18 6 24 3 27, 27 होना चाहिए एटॉमिक नंबर। 27 एटॉमिक नंबर किसका है, कोबाल्ट का। आंसर एक तरीका सबका कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन करना ना आता हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगले लेक्चर में सिखा दूंगा, बट कॉन्फ़िगरेशन करना आई थिंक सबको आता ही होगा अगर नीट देने की तैयारी करो। दूसरा ये कि ये देखा तो ये भाई सबके +3 का कॉन्फ़िगरेशन है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जो +3 में कम हुआ था, आगे 27 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल में 27 इलेक्ट्रॉन किस में, कोबाल्ट में। आंसर आ गया। इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम 2010 में। वन वे ऑल द मेटल्स हैव 3d2 कॉन्फ़िगरेशन। देखो टाइटेनियम में +2, s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, d2 बचा, d3 होता है 3 इलेक्ट्रॉन गए, मिल गया। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक तुम सब खुद निकाल सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन देखना, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, एटॉमिक नंबर 26। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड।
किसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन डी ब्लॉक का है ही नहीं, आयरन में D6, जिंक में +1 S1 D10, कॉपर +1 S से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया D10। हमेशा जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बाहरी S सबशेल से निकलता है। D6 में कितने अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड। आंसर। मेरे साथ साथ अब ये भी समझते चलो कि कैसे हम कोई बात क्विकली सॉल्व कर रहे हैं। D6 यानी 10-6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म भी कंपेयर कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे 1 से 10 वेरिएशन होना कि सिर्फ 10, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब लूजली बोले, मोटा मोटी बोले तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जहां पे डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होती है, डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया सेम फैमिली का कौन सा नहीं है? 6s2 5d10 4d10 3d10 ये सब ग्रुप नंबर 12 के हैं। ये पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 का क्लोरीन है। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है ये, डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है जहां पे तुम्हें ग्रुप नंबर एंड पोजीशन निकालनी है, ग्रुप नंबर एंड पोजीशन निकालनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अब ऐसे क्वेश्चन में था, मान लो मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, कुछ सारे ऑप्शन नहीं पता, फिर भी क्या आंसर निकालना संभव है या नहीं? देखो, क्रोमियम +2 D4 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग D6, रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडेशन, तो D4 जाना चाहता है D3 में और D6 का D5। देखो इस बात को हम बिना याद के जज नहीं कर पाएंगे कि D4 से D3 जाना भी हाफ फिल्ड जाना है और D6 से D5 जाना भी हाफ फिल्ड जाना है। तो किसमें ज्यादा उत्सुकता होगी, कौन ज्यादा बेटर होगा, ये बात हम डायरेक्टली थ्योरी से तो नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। अगले स्टेटमेंट को देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज करेक्ट। ये कैटालिटिक एक्टिविटी का रीजन ही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जब नॉन मेटल इंटरस्टिशियल स्पेस में फंस जाते हैं, ये भी बात सही है। तो ये दोनों बातें सही है जो हमें समझ आती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। नहीं भी पता तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो भाई हम निकाल सकते थे। अगर तीनों बातें ना भी पता हो, इसको तो चेक कर सकते हैं ना, ये +6 ये भी +6, क्वेश्चन कह रहा है सेम नहीं है, तो ये बात तो कतई फॉल्स है। बाकी बातों का ना भी आइडिया, तो कम से कम इतना आइडिया है कि डी वाली बात इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था। तो कभी कभी अगर हमें सारे स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो हम बाकी से कर सकते हैं। क्रोमियम +2, क्रोमियम का होता है S1 D5, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने बाद 4 का मतलब 4 एम्पियर, 4 एम्पियर मतलब 4 पॉइंट समथिंग। क्विक आंसर, 4 एम्पियर, जितने भी अनपेयर्ड हो डेसिमल से पहले वही आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 पॉइंट समथिंग का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 पॉइंट समथिंग का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी 4 का मतलब, चलो एक बार दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डी में जब तक 5 ना हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने अनपेयर्ड, 5 से आगे गए 10 माइनस करने लग जाओ, 10 माइनस इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को मैच करना है, यहां पे अंडर लगा हुआ है। फॉर्मूला लेना चाहो फॉर्मूला ले लो, √NN+2। कोबाल्ट +3 D6, +3 S में से 1 जाएगा, D में से 2 जाएंगे, D3, +6 D5 D8, D6 में 4 अनपेयर, D3 में 3 अनपेयर, D5 में 5 अनपेयर, D8 में 2 अनपेयर। √NN+2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वेयर N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N is number of unpaired electron। N क्या है बच्चों? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन √4 × 24 आएगा, √24। नहीं तो ऐसे सोच लो, 24 4 और 5 के बीच में ना 16 और 25 का अंडर, तो 24 वाला मैच करेगा A से, तो A वाला मैच करेगा 4 से। फिर 3 अनपेयर्ड, 3 × 3 + 2 15, 15 वाला यानी 5 वाला मैच करेगा B से। इन्हीं से आंसर मिल गया। फालतू में समय नहीं गवाना है नीट एग्जाम में, इनऑर्गेनिक में तो खासकर से नहीं। इनऑर्गेनिक के किसी भी क्वेश्चन में समय नहीं गवाना है, 2 से आंसर मिला आगे बढ़ो, 2 से आंसर मिला आगे बढ़ो। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 होंगे। क्रोमियम +2 D4, हाँ D4 कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट +2 D7 कॉन्फ़िगरेशन। निकल +2, बुढ़ापा आ गया है, D8 कॉन्फ़िगरेशन। एंड टाइटेनियम +3 S2D4 D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं, D1 कॉन्फ़िगरेशन। किसमें 2 अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 10 - 8, 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड। हो गया आंसर। कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं करता आयरन का? देखो आंसर फाइंड करो। अगर तुम्हें सारे नहीं भी पता है तो यहां पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं हो रहा है। आयरन बन रहा है, आयरन CO5 बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है आयरन का। स्टीम का आयरन से रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन रिडक्शन करता है, आयरन ऑक्सीडाइज करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस बनाने का वन ऑफ अ वेरी गुड मेथड माना जाता है। इसको समझा जाता था 10th क्लास में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। रस्टिंग तो ऑक्सीडेशन का ही दूसरा नाम है। मेटल का एनवायरमेंट में ऑक्सीडेशन होना ही रस्टिंग कहलाता है। और डीकलराइजेशन कॉपर का तभी होगा जब आयरन उसको डिस्प्लेस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज करके। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में इनकरेक्ट बात वही मैंने बोला था, 4 स्टेटमेंट आते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है फटाफट देखेंगे। हार्डर होते हैं सही, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सही, मेटालिक कंडक्टिविटी होता है सही, केमिकल रिएक्टिविटी होती नहीं, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं बिकॉज मेटल नॉन मेटल आपस में चिपक चुके हैं। तो इंटरस्टिशियल के बारे में 4 बातें हमें याद रखनी है। कौन सा ऐसा अलॉय है जिसमें नॉन मेटल होता है? तो ये तुम्हें याद होगा, स्टील में कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट होता है। तो स्टील एक ऐसा अलॉय है जिसमें नॉन मेटल होता है। बाकी अलॉय कहीं ना कहीं तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगे जिनके नाम कॉम्पोजिशन तुम्हें याद रखने हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होती है? तो कैटालिटिक एक्टिविटी तभी मिलेगी जब एक ही एलिमेंट बहुत सारे अलग अलग चीजें बना पाए ताकि अलग अलग तरह से जुड़ पाए। तो उसके लिए उसके पास होनी चाहिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, ये 2 तुम खुद निकालोगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में जो एनॉमलिटी है क्वेश्चन का आंसर उससे हो जाएगा। मिड पॉइंट एनॉमलिटी कहती है मैग्नीज सबसे आगे तो नहीं आएगा, मैग्नीज सबसे आगे तो नहीं आएगा, बीच में कहीं आएगा लेकिन सबसे आगे तो नहीं आएगा, तो ये गलत है। ये कैसे देखोगे? सेकंड का मतलब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, S1 S1D2 S1D3 S1D5 और S0D5। तो देखो हाफ फिल्ड दोनों हाफ फिल्ड आगे हैं, दोनों हाफ फिल्ड आगे हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से निकलेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा D से निकलेगा। आउटर S से निकालना आसान होगा, इनर D से निकालना मुश्किल होगा। तो हाफ फिल्ड में भी आगे कौन है? क्रोमियम। हाफ फिल्ड में भी आगे कौन है? क्रोमियम। तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कि हाँ दोनों हाफ फिल्ड वाला आगे है, तो ये सही है, ये वाला सही ऑर्डर है। गलत ऑर्डर हमें मेल्टिंग पॉइंट से मिल गया, बट ये वाला ऑर्डर भी सही है, बाकी भी सही होने चाहिए। कौन सा आयन कलर देगा? कलर के क्वेश्चन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कैसे? लैंथनम पहला एलिमेंट, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। लुटेशियम F14 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, सब के सब ये D0, ये फुलफिल्ड F14, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन में। अकेला ये है जो D1 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर दिखाएगा। कलर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर दिखाएगा। सबसे ज्यादा +2 की स्टेबिलिटी, सेम चीज, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन कंपेयर करना, हाफ फिल्ड। तो +2 Mn+2 विल बी हाफ फिल्ड, सबसे आगे आना चाहिए। बस उतने से आंसर, Mn+2 हाफ फिल्ड सबसे आगे आना चाहिए, सबसे आगे आना चाहिए। सिमिलर साइज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिरकोनियम हाफनियम सबसे कॉमन केस है। सिमिलर साइज किसमें मिलता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिरकोनियम हाफनियम। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी 4D और 5D सीरीज, 4D और 5D सीरीज
जिरकोनियम हाफनियम तुम्हें बहुत बार रिपीट होते हुए दिखेगा। इनमें से कौन सा कलरलेस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो? स्कैंडियम, डायामैग्नेटिक। बाकी सबको चेक करो, पैरामैग्नेटिक। तो ये सब बच्चों कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कर रखे होगे तो क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे आसानी से। ग्रीन विट्रियोल किसका नाम है? तो इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, FeSO4 को। इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। इसको बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट को। कैल्शियम सल्फेट इज अवर जिप्सम। और कॉपर सल्फेट .5H2O को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो ये तीन अलग अलग विट्रियोल हैं जिनके कॉमन नेम याद किए जाते हैं, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू और जिप्सम। तो ग्रीन विट्रियोल किसका नाम है? FeSO4.7H2। कुछ ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी रिसेंटली आया है और इसीलिए कहा था कि ऐसा ये एक स्पेशल केस है रिएक्शन का कि अगर न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन आयोडाइड I- आयन से की जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है। तो सिर्फ इसी के लिए हमें याद रखना है कि वरना तो हर जगह का जनरल केस बताया कि -0 में जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम में जाएगा, बट यही केस है जहां पे I- जाएगा IO3- आयोडेट आयन में, I- जाएगा IO3- या फिर इसी का क्या कह सकते हैं +5 आयोडेट आयन, आयोडेट आयन। इसीलिए बोला था हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर से नीट में पूछा जाता है। इस चैप्टर के तुम कोई सा भी PYQ उठाकर देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, जितनी बातें हमने पढ़ी हैं सारे क्वेश्चन के आंसर उतनों से निकल आएंगे। अब जैसे कोई कहेगा सर ये रिएक्शन हमें याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, याद करनी भी नहीं है। सोचो KMnO4 की रिएक्शन H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में, KMnO4 +7 एसिडिक मीडियम में हमेशा किसमें रहता है? +2 -1 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर इसका रिडक्शन है तो साथ वाले का ऑक्सीडेशन होना तो बनता है भाई। तो -1 का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? 0 में। अब ओजोन का कोई स्पेशल केस तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा? B। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें रिएक्शन याद होनी चाहिए, हम उनको ऑक्सीडेशन नंबर से समझ के सॉल्व कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो एक ऐसा तो क्वेश्चन देखते हैं कि KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ हो रही है, कौन सा इक्विवेलेंट है? तो यहां पे यूज करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जब भी अमाउंट बेस्ड एनालिसिस आती है इन चैप्टरों से, खासकर से रेडॉक्स रिएक्शन से, तो ध्यान रखना कि इक्विवेलेंस हमेशा इक्वल होते हैं। अब एन फैक्टर निकालना है तो बहुत बार सीखा है, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +7 +2 +3 +4। तो ये समझ सकते हैं MnO4 या KMnO4 या K2Cr2 7 के लिए हो सकता है हमें क्वेश्चन में हमेशा ना दिया जाए, तो इनके लिए तो याद रखना है कि ये खुद किस में बदलते हैं और ये साथ वाले को कैसे बदलते हैं वो समझा। जैसे कार्बन देखो पॉजिटिव में तो मैक्सिमम में ले गया, रिएक्शन ना भी दियो तो भी पता होना चाहिए कि साथ वाले को कैसे बदल देंगे। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर, Mn का एक एटम, चेंज 2 का, चेंज 7 - 2 5 का, तो एन फैक्टर हो गया 5। कार्बन के लिए देखें तो कार्बन के 2 एटम, कार्बन के लिए चेंज 3 और 4 1 का, तो कार्बन का एन फैक्टर हो गया 2, C2O4 का। इक्विवेलेंस मतलब मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। अरे मिट जाओ, हाँ, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मोल कितने हैं वो पता कर लेंगे, एन फैक्टर कितना है 5, इसका एन फैक्टर 2, मोल कितने हैं चलो बात की जाए। तो हर बार जब भी ऐसा क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का सहारा लेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक सिंपल सी बात है कि इक्विवेलेंस हमेशा इक्वल होते हैं। रिएक्शन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन कर लेना। रिएक्शन पता होनी जरूरी है, तो एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल।
अब यहां पे हमें 20 ml 0.1 मोलर दिया है KMnO4। चलो रख दे 5 into 20 into 0.1 is equal to 2 into मोल ऑफ H2SO4 ऑक्जेलिक एसिड। मैंने वॉल्यूम को ml में आने दिया क्योंकि यहां भी सारे ml में। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना आएगा। 100 into 10 मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा ना, ये 5 मिलीमोल। तो हमें वो ऑप्शन चाहिए जहां पे m इंटू वी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 5। m इंटू वी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 5। कहां आ रहा है 5 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 मिला सीधे आखिरी ऑप्शन में। 50 इंटू 0.1 मिलीमोल्स आ जाएंगे 5, यानी इतना अमाउंट KMnO4 इतने अमाउंट ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कर पाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है एनालिसिस बेस्ड, डेटा बेस्ड, जहां पे हमें अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। चलो इसका फटाफट बता दो, जिरकोनियम हाफनियम, राइट? क्या होगा इसका आंसर? जिरकोनियम एंड हाफनियम। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे DNF ब्लॉक में क्वेश्चन दिखते हैं जो बेस्ड हैं लॉजिक के ऊपर। अगर तुम PYQs उठा के देखोगे, तुम किसी भी ढंग की बुक में नीट लेवल के क्वेश्चन उठा के देखोगे, तो DNF ब्लॉक डेटा बेस ना होके लॉजिकल ज्यादा पूछा गया है। तो कोशिश करो इसके सारे कम से कम 20-25 साल के PYQ सारे लगा डालो, और एक बार तुमने ये PYQ खुद से लगा लिए तो तुम्हें दोबारा ना इसकी NCERT पढ़ने की जरूरत है, ना इसके नोट्स रटने की जरूरत है, ना यहाँ पे बैठ के डेटा याद करने की जरूरत है। बहुत आसान सा लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए मान चलो कि तुम्हें 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, तो बहुत स्कोर आने के चांसेस हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन को कंप्लीट करके अगले सेशन में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।